ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में मैं एक निहायत अहम एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ जो कि डाईहेड्रल ग्रुप्स की है। इस एग्जाम्पल से मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी ग्रुप थ्योरी समझा सकूं। डाईहेड्रल ग्रुप्स में हम सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्स फाइंड करना सीखेंगे कि डाईहेड्रल ग्रुप के एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। फिर हम इसका कैलस टेबल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना सीखेंगे कि एलिमेंट्स के ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। फिर हम एलिमेंट्स के इन्वर्सेस फाइंड करेंगे कि एलिमेंट्स के इन्वर्स क्या होंगे। उसके बाद हम इसके डाईहेड्रल ग्रुप के सब ग्रुप्स लेंगे, इसके सब ग्रुप्स कैसे फाइंड किए जाएंगे। अच्छा, सब ग्रुप्स के बाद फिर हम इसका सेंटर फाइंड करेंगे, सेंटर ऑफ डाईहेड्रल ग्रुप। फिर हम कम्यूटेटर सब ग्रुप फाइंड कर लेंगे, कम्यूटेटर आर डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ डाईहेड्रल ग्रुप। अच्छा, फिर इसके बाद हम इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस देखेंगे, व्हाट इज द कॉन्जुगेसी क्लासेस, ठीक है। कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड कर लेंगे। कॉन्जुगेसी क्लासेस के बाद हम फिर चेक कर लेंगे इसके कोई सबसेट लेके हम उसके कोसेट्स फाइंड कर लेंगे। कोसेट्स की मदद से हम उसके बाद हम किसी भी सबसेट का नॉर्मलाइजर फाइंड करेंगे। नॉर्मलाइजर के बाद हम उसका सेंट्रलाइजर भी फाइंड कर सकते हैं। सेंटर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। फिर हम देखेंगे कि इसके नॉर्मल सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। जो इसके सब ग्रुप होंगे उनमें से नॉर्मल कौन कौन से हैं, कुछ रिजल्ट्स भी हम यहाँ यूज कर लेंगे। इसके बाद हम इसका ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप फाइंड करेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ दिस ग्रुप, इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ दिस ग्रुप। हम देखेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसके फुली इनवेरिएंट सब ग्रुप कौन कौन से हैं। Also, we will try to see the silo subgroups. So this is whole story of your group theory with the help of one single example. फाइनाइट डाइहेड्रल ग्रुप को हम डी एन के साथ लिखते हैं। ये एन उसकी डिग्री कहलाती है और इसे हम लिखते हैं जनरेटेड बाय ए बी सच दैट ए एन, ये जो इसकी डिग्री होती है वो ए की पावर वन, ए का ऑर्डर होता है। ए एन इक्वल टू बी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर इक्वल टू वन। एक इसकी दूसरी प्रेजेंटेशन इस तरह से है कि ए बी सच दैट ए एन इक्वल टू बी स्क्वेयर इक्वल टू वन एंड ए बी इक्वल टू बी इनवर्स। ये आपको दो तरह से लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। ये कंडीशन आपस में इक्वलेंट है कि ए बी स्क्वेयर इक्वल टू वन और ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। कैसे इक्वल है ये मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ए बी स्क्वेयर इक्वल टू वन लेते हैं मिसाल के तौर पे, ए बी स्क्वेयर इक्वल टू वन, तो इस आप ए बी स्क्वेयर को लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी एंड दिस इज इक्वल टू वन। अब आप इसे लिख सकते हैं ए बी इंटू ए, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बी इनवर्स आ जाएगा। अब आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ए बी इज इक्वल टू राइट साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें कि बी स्क्वेयर इक्वल टू वन है। बी स्क्वेयर वन इक्वल टू वन का मतलब कि बी इंटू बी इज वन। अगर आप बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक बी रह जाएगा आपके पास। एंड सो बी इज इक्वल टू बी इनवर्स, ठीक है, यानी बी सेल्फ इनवर्स। जिस एलिमेंट का ऑर्डर टू होता है वो सेल्फ इनवर्स होता है। तो आप यहाँ पे बी इनवर्स की जगह आप बी इनवर्स इक्वल टू बी है, तो आप बी पुट करें तो ये बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, ठीक है। तो ये कंडीशन आ जाएगी ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। तो ये आपस में इक्वलेंट कंडीशन है दोनों। यानी डाइहेड्रल ग्रुप इस तरह से आ सकता है कि ए बी ए एन इक्वल टू बी स्केयर इक्वल टू ए बी स्केयर इक्वल टू वन, या ए बी स्केयर इक्वल टू वन की जगह ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, ठीक है। तो ये दो प्रेजेंटेशन आप याद रखें। अच्छा, सबसे पहले ये तो इसके जनरेटर्स की फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम इसके एलिमेंट्स फाइंड करें कि इसके एलिमेंट्स क्या हैं, हम सेट की फॉर्म में उसे लिखेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं D3 की।
Now D3 is equal to the group generated by AB. A3 आ जाएगा यहाँ पे एंड की जगह. A3 is equal to B square equal to 1 and AB is equal to BA inverse. ठीक है. अब जरा आप देखें इसके एलिमेंट्स क्या होंगे. दिस इज इक्वल टू, अब ए बी जनरेटेड बाय ए बी का मतलब है कि आपने इसमें ए और बी की पावर्स लेनी है सारी की सारी, और उनके इन्वर्सेस भी आ जाएंगे. उसके अलावा जितने एलिमेंट्स होंगे उनकी सारी पावर्स आ जाएंगी. ठीक है. अब आप देखें जरा, हम ए से स्टार्ट करते हैं पहले. ए रेज टू पावर 1 ए स्क्वायर ए क्यूब. ए का ऑर्डर 3 है, ए क्यूब आपके पास 1 आ जाएगा. इसके बाद अब अगर आप ए की पावर लेते हैं तो यही रिपीट हो जाएंगे. लिहाजा ए से ये तीन एलिमेंट बन सकते हैं, ए स्क्वायर और 1. उसके बाद आप बी ले लें, बी, और उसके बाद क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर. बी स्क्वायर 1 के इक्वल है. आप सेट में 1 को दोबारा नहीं लिख सकते, तो बी से बन जाएगा 1 और बी. ठीक है. अब इसके प्रोडक्ट ले लें, ए को बी से मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा ए इंटू बी. फिर आप ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई कर लें, ए स्क्वायर बी. ठीक है. और ए क्यूब तो 1 है, 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 रह जाएगा. अच्छा, इसके अलावा आपके जहन में ये भी आएगा कि आप ए बी का स्क्वायर लें, ए बी का क्यूब लें, क्योंकि अगर ये एलिमेंट ग्रुप के अंदर है तो इसकी तमाम पावर्स भी इसके अंदर हैं. अच्छा, आपके जहन में ये भी आएगा कि ए स्क्वायर बी अगर इसका एलिमेंट है तो ए स्क्वायर बी का इनवर्स भी इसके अंदर आएगा, ए स्क्वायर बी की पावर्स भी इसके अंदर आएंगी. तो ये सारे एलिमेंट भी इसके अंदर आने चाहिए. नो डाउट ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आने चाहिए. इसी तरह आपके जहन में ये भी आएगा कि अगर ए और बी का प्रोडक्ट यहाँ पे ए बी आ गया है तो फिर बी और ए का प्रोडक्ट भी यहाँ पे यानी बी ए भी यहाँ पे आना चाहिए. ठीक है. अब मैं आपको ये जस्टिफाई करता हूँ कि इसके ये एलिमेंट 6 ही क्यों हैं और बाकी एलिमेंट क्यों नहीं आ रहे. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले तो आप देखें ए बी का स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा. ए बी का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा ए बी इंटू ए बी. इसे आप यूं लिख लें, ए बी ए इंटू बी. ठीक है. अच्छा, अब आप जरा इसकी वैल्यू निकाल लें. आप इसकी वैल्यू निकाल लें इस रिलेशन के साथ, ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स. ठीक है. अगर आप इस ए बी को यूज कर लें, ए इंटू बी, तो ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए इनवर्स के. ए बी की जगह आ जाएगा बी ए इनवर्स ए इंटू बी. अब ए और ए इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये अगर 1 हो जाएगा तो बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा. बी स्क्वायर 1 के इक्वल है. लिहाजा ए बी का स्क्वायर इसलिए नहीं आया कि ए बी का स्क्वायर 1 है. ठीक है. ए बी का ऑर्डर 2 है, जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा. अब आप याद रख लें, ए बी की तरह ए स्क्वायर बी का भी जब आप स्क्वायर लेंगे वो भी 1 हो जाएगा. लिहाजा इसका ऑर्डर भी 2 है. ठीक है. तो इनकी पावर तो इसलिए नहीं आई कि वो 1 हो जाएगी. अब क्वेश्चन रह गया कि बी ए क्यों नहीं आया और बी ए स्क्वायर क्यों नहीं आया. अब बी ए को देख लें पहले आप, और रूल ज़हन में रख लें कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे. रूल ये है कि अगर आपके पास बी के बाद ए आ रहा है ये वाला, तो उसे आप शुरू में ले आना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, उसका इनवर्स आ जाएगा शुरू में. यानी अगर आप ए को, ए अगर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, आप राइट साइड पे ले जाना चाहते हैं तो राइट साइड पे जाके वो ए का इनवर्स बन जाएगा. इसी तरह ए अगर राइट साइड पे लिखा हुआ है, उसे आप लेफ्ट साइड पे ले आना चाहते हैं तो उसका इनवर्स बन जाएगा. अब बी ए क्या बनेगा, ये बनेगा ए इनवर्स बी. ठीक है. क्योंकि ए इनवर्स का दोबारा इनवर्स लेंगे तो ए ही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें. अच्छा, ए इनवर्स बी. अब ए का इनवर्स क्या है, ए क्यूब इज इक्वल टू 1 से आप ए का इनवर्स निकाल लें. ए क्यूब इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ए का इनवर्स क्या आएगा, ए का इनवर्स आएगा ए स्क्वायर, क्योंकि ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाएगा. सो ए इनवर्स इज ए स्क्वायर. यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी. सो बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, और ए स्क्वायर बी तो ऑलरेडी आ रहा है, लिहाजा आप बी ए को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ए स्क्वायर बी के बराबर है. अच्छा, अब बी ए स्क्वायर पे आ जाए. बी ए स्क्वायर के लिए भी रूल यही याद रखें कि जो भी ए की पावर होगी बी के बाद में, उसे जब स्टार्ट में लेके आएंगे तो उसका इनवर्स आएगा. अब आप अगेन यहीं से देखें, ए स्क्वायर
को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बनता है, इसका मतलब है ए स्क्वायर का इनवर्स ए है। ठीक है, तो जब ए स्क्वायर शुरू में आएगा तो ए स्क्वायर का इनवर्स आएगा, और ए स्क्वायर का इनवर्स ए है, सो बी ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और ए बी ऑलरेडी आ गया, लिहाजा बी ए और बी ए स्क्वायर इसलिए नहीं आए कि वो ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हैं। ठीक है, तो अब ये जस्टिफाइड है कि D3 के एलिमेंट्स यही हैं। इसी तरह आप D4 और D5 इसके एलिमेंट आप निकालेंगे, और बिल्कुल इसी तरह से आप वो फाइंड कर लेंगे। जैसे इसकी डिग्री 3 है तो इसके 6 एलिमेंट्स हैं, D4 के अंदर आपके पास 8 एलिमेंट आएंगे, D5 के अंदर आपके पास 10 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए एलिमेंट्स ऑफ D3। अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या होता है किसी भी एग्जाम्पल में? नेक्स्ट काम आपके पास ये है कि आपने इसका कैलस टेबल बनाना है। वहां से बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको कैलस टेबल से पता चल जाएंगी। ठीक है, अब इसका कैलस टेबल क्या होगा? कैलस टेबल के लिए आपको पता है हम एलिमेंट एज इट इज लिखेंगे, 1 ए स्क्वायर बी ए बी एंड ए स्क्वायर बी। इसी तरह यहाँ पे 1 ए स्क्वायर बी ए बी एंड ए स्क्वायर बी। अच्छा, अब आप देखिए इसे फर्स्ट रो में क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साफ ज़ाहिर एज इट इज आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर बी। ठीक है, 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ए से मल्टीप्लाई करेंगे, नो प्रॉब्लम, ए स्क्वायर, ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब 1 के बराबर हो जाएगा, सो ए क्यूब इज 1। ए इंटू बी, ये ए बी बन जाएगा, ए इंटू ए करेंगे ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए स्क्वायर बी। ए इंटू ए स्क्वायर करेंगे, ए क्यूब 1 है तो ये आपके पास सिर्फ बी रह जाएगा। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, ए क्यूब 1, ए 4 आ जाएगा। ए 4 किसके बराबर होगा, ए 3 तो 1 हो जाएगा, ए 4 ए के बराबर होगा। फिर ए स्क्वायर बी, फिर ए क्यूब बी, ए क्यूब 1 है तो आपके पास बी रह जाएगा। फिर ए 4 बी, ए 3 1 है तो ये ए बी रह जाएगा। अच्छा, अब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा। अब बी को जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए, तो आपको मैंने अभी समझाया है कि बी के जब ए राइट साइड पे आएगा तो वो उसे जब आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो उसका इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, लिहाजा बी ए को आप क्या लिखेंगे, ए का इनवर्स क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर, लिहाजा आप बी ए को यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बी, ऐसे। उसके बाद ये आपके पास बन जाएगा बी ए स्क्वायर। अब फिर ये, अब क्योंकि बी ए स्क्वायर तो आपके पास एलिमेंट है नहीं, तो आपने ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे जाना है, और जब ए स्क्वायर ने लेफ्ट साइड पे आना है तो ए स्क्वायर का इनवर्स आएगा, और ए स्क्वायर का इनवर्स क्या बताया मैंने आपको, ए स्क्वायर का इनवर्स ए। ठीक है, लिहाजा बी ए स्क्वायर के बजाय क्या आएगा, ए बी, और बी इंटू बी करेंगे तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा, बी स्क्वायर 1 है। उसके बाद बी ए बी ये बन जाएगा। अब बी ए बी तो आपके पास नहीं है, तो आपने देखना है कि ये कौन सा एलिमेंट बनता है। क्या करेंगे, उसके लिए भी आप यही तरीका लगाएंगे कि आप ये देखेंगे कि बी ए बी, अब आप इस बी ए को देखें, ये बी ए, अब बी ए को आप क्या लिखेंगे, ये ए जब आपके पास है ये राइट साइड पे लिखा हुआ है, जब आप लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे ले आएंगे तो ए का इनवर्स बन जाएगा, यानी ए का इनवर्स क्या बनेगा, वो ए स्क्वायर बन जाएगा, और बी और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, क्योंकि अब ये ए उधर चला गया है, ए स्क्वायर, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है 1, तो ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब इसका हिंट याद रखें क्या होगा, अगर ए जो है वो बी के दरमियान आ जाए, चाहे ए बी के दरमियान आ जाए, चाहे ए की कोई भी पावर बी के दरमियान आ जाए, तो उसके साथ क्या सलूक होगा, बी गायब हो जाएगा और उसका इनवर्स आ जाएगा। अब आप देखें ए दरमियान में था बी और बी के, तो आंसर क्या आया, ए स्क्वायर, क्योंकि ए का इनवर्स ए स्क्वायर है। ठीक है, तो आप इसका एक जनरल फार्मूला याद रख लें ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, कि अगर बी और बी के दरमियान ए की कोई भी पावर आ जाती है, हमें जनरली हम बी ए बी लिख लेते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा ए इनवर्स। ये शॉर्टकट आप याद रख लें। अच्छा, लिहाजा अब यहाँ पे क्या बनेगा, अब बी ए बी आएगा तो इसके बजाय हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है, ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह बी ए स्क्वायर बी, जब आप बी को ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, अब फिर वही फार्मूला लगाएं,
ए स्केयर दरमियान में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए स्केयर का इनवर्स वो सिंपल ए है, तो ये आपके पास ए बन जाएगा। ठीक है, ये नहीं रहेगा। इसी तरह ए बी को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये ए बी रहेगा। ए बी को जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी ए बन जाएगा। इसका हल क्या है, ये जो बी ए है ये क्या बन जाएगा, ए इधर आएगा तो ए स्केयर बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये बी ए के बजाय आपके पास क्या बन जाएगा, ए स्केयर बी। अब जब ए और ए स्केयर मल्टीप्लाई होंगे तो ये ए क्यूब बन जाएगा। ए क्यूब किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, लिहाजा आपके पास क्या बच जाएगा, ये सिर्फ आपके पास बी बच जाएगा। इसी तरह आप ए बी को मल्टीप्लाई करें ए स्केयर से, तो ए बी और ए स्केयर। अब ये ए स्केयर जब शुरू में आएगा यहाँ पे तो ये ए बन जाएगा, क्योंकि ए स्केयर का इनवर्स ए है, लिहाजा ये ए स्केयर यहां से खत्म हो जाएगा, यहाँ इसका इनवर्स आ जाएगा। अब ए इंटू ए क्या होगा, ए स्केयर, तो ये ए स्केयर बी बन जाएगा। लिहाजा आप इसे सॉल्व करके यहाँ पे आप जस्ट क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ए स्केयर बी। अच्छा, इसी तरह ए बी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बी स्केयर बन जाएगा, ए बी, और बी स्केयर 1 होता है तो खाली ए रह जाएगा। ए बी जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके बता दिया आपको कि ए बी का क्योंकि ऑर्डर 2 है, तो ए बी जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा ए बी स्केयर बनेगा वो 1 हो जाएगा। अदरवाइज आप ये वाले रूल यूज करके ये भी सॉल्व करके 1 बना सकते हैं। ए बी जब ए स्केयर बी से मल्टीप्लाई होगा ए बी ए स्केयर बी, तो आपका रूल ये वाला लगेगा कि अगर ए स्केयर बी और बी के दरमियान आ रहा है तो जब वो शुरू में आएगा तो ए बन जाएगा। ठीक है, और इसका स्केयर जब शुरू में आएगा तो ये ए बन जाएगा, और ए पहले पड़ा तो ये ए स्केयर हो जाएगा, बी और बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह लास्ट में ए स्केयर बी को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्केयर बी, ए स्केयर बी को जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ आप प्रॉपर्टीज यूज करें कि आप ए स्केयर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्केयर, और बी ए क्या होगा, ए जब शुरू में आएगा तो ए का इनवर्स आएगा शुरू में, तो ए का इनवर्स ए स्केयर है, ए स्केयर बी। ठीक है, बी ए इज इक्वल टू ए स्केयर बी। ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा ए फोर, ए फोर ए होता है, ए बी बन जाएगा, तो आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे ए बी। इसी तरह ए स्केयर बी जब ए स्केयर से मल्टीप्लाई होगा, यानी ए स्केयर बी जब ए स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्केयर बी ए स्केयर को क्या लिखेंगे, ए स्केयर शुरू में आएगा तो ए स्केयर का इनवर्स ए है, यहाँ आपके पास ए आ जाएगा, और ए स्केयर और ए जब मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब हो जाएगा, वो 1 है, तो आपके पास सिर्फ बी रह जाएगा। सो दिस इज ओनली बी। ए स्केयर बी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बी बी से कैंसिल हो जाएगा, यानी बी स्केयर होकर 1 हो जाएगा, खाली ए स्केयर रह जाएगा। ए स्केयर बी जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये बन जाएगा ए स्केयर बी इंटू ए बी। अब यहां रूल लगाएं जरा, बी ए बी, ए दरमियान में आ रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ए का इनवर्स आएगा, ए का इनवर्स ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए फोर, वो ए बन जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सिर्फ आपके पास ए रह जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे ओनली ए। और ए स्क्वायर बी जब ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ए स्क्वायर बी का ऑर्डर क्योंकि 2 है, तो जब आप ए स्क्वायर बी को ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1। ठीक है, सो दिस इज द कैलिस टेबल ऑफ D3। आप इसी तरह D4 D5 का बना सकते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो यहाँ कैलिस टेबल में आप देख लें। सबसे पहले आप नोट कर लें कि कैलिस टेबल में हमेशा आपके पास जो एंट्रीज होती हैं वो एक बार आती हैं। ये आप देखें, फर्स्ट रो के अंदर 1 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी, सारे एलिमेंट पूरे हो गए। सेकंड में इसी तरह सारे एलिमेंट पूरे हो गए, थर्ड में, 4 में, 5 में, 6 में। अगर ये ग्रुप बनाता है तो उसकी खूबी कैलिस टेबल की ये होती है कि हर रो में उसके तमाम एलिमेंट रिपीट होते हैं। ये हो गए। अच्छा, दूसरी बात, आइडेंटिटी एलिमेंट की पहचान क्या होती है, कैसे पता चलता है कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट है? वो इस तरह से पता चलता है कि जिस एलिमेंट के सामने वो एलिमेंट सेम एज इट इज रिपीट हो, यानी ये जो फर्स्ट रो आपको नजर आ रही है एलिमेंट्स की, ये जिस एलिमेंट के सामने सेम रिपीट होगी वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात कैलिस टेबल से देखें इनवर्स वाली। इनवर्स का कैसे पता चलता है कि आप हर रो के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट को हाईलाइट कर लेते हैं इस तरह से करके, ऐसे। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब यहां से आप इनवर्स चेक कर सकते हैं।
सो इनवर्स ऑफ वन इज वन, क्योंकि वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन बना, इनवर्स ऑफ वन इज वन। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें ए का इनवर्स क्या होगा, ये वन आ गया, इसका मतलब ए का इनवर्स क्या है, ए स्केयर, क्योंकि ए को ए स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट वन, सो इनवर्स ऑफ ए इज ए स्केयर। अच्छा, उसके बाद ए स्केयर का इनवर्स क्या है, ये वन पड़ा है, ए स्केयर को ए से मल्टीप्लाई किया तो वन आया, ए स्केयर का इनवर्स ए है, ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारे पास इनवर्स। उसके बाद देखें बी का इनवर्स क्या होगा, ये बी पड़ा है और ये इस लाइन में वन है, किससे मल्टीप्लाई किया, बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो वन आ गया, इसका मतलब बी का इनवर्स बी है। ए बी का इनवर्स हमें ऑलरेडी पता है, ये वन पड़ा है, तो ए बी को जब ए बी से मल्टीप्लाई किया तो इसका इनवर्स ठीक ए बी है। ए स्केयर बी का इनवर्स ए स्केयर बी है। ये सेल्फ इनवर्स है, ये सेल्फ इनवर्स है, ये सेल्फ इनवर्स है, ये सेल्फ इनवर्स है। ठीक है, बाकी ए इस तरह करके आप कैलिस टेबल से आइडेंटिटी एलिमेंट भी पता चल गया आपको, और आपको सारे के सारे इनवर्सेस पता चल गए। एक बात और यहां से देख लेते हैं कैलिस टेबल से। कैलिस टेबल आपको ये भी बता देता है कि आपका जो ग्रुप है वो अबिलियन है कि नॉन अबिलियन है। कैसे बताता है, आपने उसका जो डायगनल होता है ना, उसे आपने ऐसे उसे आप लाइन लगा लें, ये डायगनल है। अब आप देखें डायगनल के राइट साइड पे एलिमेंट्स की तरतीब देखें और लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स की तरतीब देखें, अगर वो हमेशा सेम है तो ये अबिलियन ग्रुप होता है। यानी आप दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि अगर इसे एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लिया जाए और मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेने से वही आता है, तो ये अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। लेकिन जरा आप ऑब्जर्व करें कि जब आप ए को मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ तो आपका आंसर आता है ए बी, यानी ए मल्टीप्लाई बी इज सिंपली ए बी। अब देखें जब b को a से मल्टीप्लाई करते हैं, ये b पड़ा है, ये a पड़ा है, b को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a b नहीं बनता बल्कि a स्क्वायर b बनता है। सो a b इज नॉट इक्वल टू b a बिकॉज b इज a स्क्वायर b। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि ये जो D3 है ये हमारे पास नॉन एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो ये हमें एक दूसरी इंफॉर्मेशन मिल गई है। ठीक है, लिहाजा अब आपने एलिमेंट्स के इनवर्सेस भी आपको पता चल गया है कि वन का इनवर्स वन है, ए का इनवर्स ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर का इनवर्स वो ए है, बी सेल्फ इनवर्स है, बी इनवर्स इज बी। उसके बाद ए बी सेल्फ इनवर्स है, सो ए बी इनवर्स इक्वल टू ए बी। ए स्क्वायर बी ये भी सेल्फ इनवर्स है, ए स्क्वायर बी इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी। अगली बात फिर होती है एलिमेंट्स के ऑर्डर्स की, कि एलिमेंट्स के ऑर्डर्स फाइंड करें। अब एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या होंगे, वन का इनवर्स वन आइडेंटिटी है, सो ऑर्डर ऑफ वन इज सिंपली वन। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर ऑफ ए इज थ्री बिकॉज वी नो दैट ए थ्री इज वन। अच्छा, ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर, शॉर्टकट यूज करें, ए और ए इनवर्स ये एक दूसरे, ए और ए स्क्वायर आपस में इनवर्स हैं, इनवर्स के ऑर्डर सेम होते हैं, इसका ऑर्डर भी थ्री हो गया। अच्छा, ऑर्डर ऑफ बी, बी स्क्वायर वन है, ऑर्डर ऑफ बी इज टू। ऑर्डर ऑफ ए बी, हमने ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करके देखा, वो ए बी इंटू ए बी वन आ गया, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी इज टू, क्योंकि ए बी का स्क्वायर जो है वो, अदरवाइज जो सेल्फ इनवर्स होते हैं उनका ऑर्डर टू होता है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर बी, आप चाहें तो ए स्क्वायर बी को ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई भी करें प्रॉपर्टीज यूज करके, यू विल गेट ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर बी इज टू। ठीक है, तो ये इसके इनवर्सेस हो गए, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एंड ऑर्डर्स ऑफ ईच एलिमेंट। मैं दोबारा आपसे ये कहूंगा, आप खुद से D4 और D5 के लिए यही काम करें, उसके सारे एलिमेंट्स के इनवर्स निकालें, उसके सारे एलिमेंट्स के आप ऑर्डर्स फाइंड करें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज सब ग्रुप्स ऑफ D3। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अगर आपको कोई ग्रुप दिया गया हो तो उसके हम सब ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको बताएगी कि आप किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, याद रखें जब भी किसी खास तौर पे फाइनाइट ग्रुप के आप सब ग्रुप लिखना शुरू करें तो आप उसके हर एलिमेंट के साथ उसका सब ग्रुप बनाएं। मिसाल के तौर पे नंबर वन आप बना लें वो ग्रुप जो वन से जनरेट होगा। वन से जनरेट होने का मतलब है कि वन की पावर लेते रहें। अब वन की पावर वन लेंगे वन आएगा, वन की जो भी पावर लेंगे वन आएगा, तो वन से ये एक ही ग्रुप जनरेट होगा।
और आप जानते हैं कि आप इसे ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं। ये हमेशा हर ग्रुप का सब ग्रुप होता है। उसके बाद आप वो ग्रुप बनाएं जो ए से जनरेट होता है। ए से जनरेट होने का क्या मतलब, ए की पावर लिखें, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 3 जाके 1 आ जाएगा। तो ये इसका एक साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, ये साइक्लिक सब ग्रुप है, आप जानते हैं। जो ये ए से जनरेट हो गया, ये इसका सब ग्रुप हो गया। फिर ए स्केयर से बनाएं। ए स्केयर से जब आप बनाएंगे तो ए स्केयर आ जाएगा, फिर ए की पावर 4 आ जाएगी। यानी आपने अब क्या करना है, ए स्केयर की पावर लेनी है। ए स्केयर की पावर 1, ए स्केयर की पावर 2, ए फोर क्या होता है, ए थ्री 1 हो जाएगा, तो ये ए बन जाएगा। फिर ए सिक्स आ जाएगा, नेक्स्ट पावर है। ए सिक्स क्या होता है, ए थ्री 1 है तो ए सिक्स 1, खत्म। जहां आइडेंटिटी आ जाए वहां खत्म। तो ये दोबारा से आप देखें 1 ए स्केयर बन गया। तो इसका मतलब है कि ए स्केयर से और ए से जो सब ग्रुप जनरेट हुआ वो एक ही है, वो मुख्तलिफ नहीं है। तो ये दोनों एक ही सब ग्रुप बना है। ठीक है, तो टोटल अगर करेंगे तो ये एक बना, ये दूसरा बना। अच्छा, उसके बाद आप तीसरा सब ग्रुप बनाए बी के साथ। बी की पावर्स लें, पहले बी आ जाएगा, फिर बी स्केयर आएगा, बी स्केयर 1 है, खत्म। अच्छा, इसी तरह अब आप ए बी का ग्रुप जनरेट करें। ए बी की पावर लें, पहले ए बी आएगा, फिर ए बी का ऑर्डर 2 है, ए बी का जब स्केयर लेंगे वो 1, खत्म। ये सब ग्रुप है, ये चौथा सब ग्रुप आ गया। फिर आप बनाएं ए स्केयर बी से, ए स्केयर बी लें। जब आप ए स्केयर बी लेंगे तो उससे जो ग्रुप जनरेट होगा वो कौन सा होगा, वो आप ए स्केयर बी की पावर लें। पहले ए स्केयर बी एज इट इज, और जब ए स्केयर बी का स्केयर लें, इसका ऑर्डर क्योंकि 2 है तो वो 1 हो जाएगा। तो ये ग्रुप खत्म। यहाँ पे ये 5 सब ग्रुप आ गए। तो ये आपने हर एलिमेंट को लेके आपने इसके सब ग्रुप बना लिए। बाई चांस ए स्केयर और ए से एक जैसा जनरेट हुआ, उसे एक बार लिख लेंगे। जब सिंगल एलिमेंट के साथ हो जाते हैं फिर आप दो दो एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, मसलन आप 1 और ए ले लेंगे। अब होगा क्या, 1 का तो कोई रोल नहीं, 1 और ए का जब सब ग्रुप लेंगे वो वही बनेगा जो ए से बनेगा। 1 और ए स्केयर का वही बनेगा जो ए स्केयर से बनेगा। ए और ए स्केयर लेंगे वही बनेगा जो ए स्केयर से बनेगा। तो हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप यहाँ से भी मुख्तलिफ एलिमेंट लेके आप दो दो, मिसाल के तौर पे आप देखिए जब हम ए और बी लेंगे, इन दो से जो बनेगा तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ए और बी की जब आप पावर लेते हैं तो D3 के सारे एलिमेंट बन जाएंगे, क्योंकि D3 ए और बी से जनरेट होता है। इसी तरह आप देखेंगे कि अगर आप कोई एलिमेंट और ले लेते हैं जिसमें एक साइड पे आपके पास ए है, मिसाल के तौर पे ए बी ले लें, ए स्केयर बी ले लें, इससे आप देख लें इससे भी यही बनेगा। ठीक है, तो आप इस तरह करके दो दो करके भी आप बना सकते हैं। तो ये इस वक्त जो आपके सामने बने हुए हैं यही इसके सब ग्रुप्स हैं। इनके अलावा इसका कोई सब ग्रुप वो नहीं बनता। ठीक है, ये इसके सब ग्रुप्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये इसके 6 सब ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, फिर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसके कौन कौन से सब ग्रुप साइक्लिक हैं, इसके कौन कौन से सब ग्रुप अबिलियन है। ठीक है, ये खुद नॉन अबिलियन है लेकिन इसके जो सब ग्रुप्स हैं वो अबिलियन है। आपको याद होगा कि D3 का ऑर्डर 6 है और ये सबसे छोटा नॉन अबिलियन ग्रुप है। D3 इज द स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन ग्रुप। इससे छोटे हैं सारे जो सबसेट इसके, वो सारे अबिलियन है। ये इटसेल्फ जो है ये नॉन अबिलियन है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब हम फाइंड करने लगे हैं सेंटर ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप। ठीक है, पहले आप डेफिनेशन देख लें कि सेंटर ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप से क्या मुराद है। सेंटर ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप इज इक्वल टू all those elements of the n which commute with every other element of n। अब हम फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप्स। सेंटर ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप क्या होता है, सेंटर ऑफ द डाइहेड्रल ग्रुप is equal to set of all those elements of D4 for which CG is equal to GC। यानी ये सेंटर में D4 के वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो D4 के बाकी तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। ठीक है, अब D4 क्योंकि नॉन अबिलियन ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर हो सकता है कुछ एलिमेंट ऐसे हों जो बाकी एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। उन तमाम एलिमेंट्स का सेट जो ग्रुप के बाकी एलिमेंट के साथ कम्यूट करें उसे आप सेंटर कहते हैं। और इसका एक शॉर्टकट मेथड है। डाइहेड्रल ग्रुप का अगर आपने सेंटर फाइंड करना हो तो आप ये याद रख लें, ये फार्मूला याद रख लें।
center of dn is equal to, we have two cases. if n is odd, n अगर odd होगा तो फिर आपके पास जो सेंटर है वो ट्रिवियल होगा, जस्ट ई आएगा उसके अंदर। एंड इफ n इज इवन, n अगर इवन होगा तो फिर आपके पास सेंटर में दो एलिमेंट आएंगे, एक e आएगा, एक आपके पास a रेज टू पावर n बाय 2 होगा, क्योंकि अब n इवन है तो वी कैन डिवाइड इट बाय 2, तो ये आपके पास सेंटर होगा e एंड a पावर n बाय 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेंटर फाइंड करना चाहते हैं d3 का, ठीक है, अब 3 क्या है आपके पास, 3 ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है कि इसके जो सेंटर होगा उसमें जस्ट आपके पास e आएगा, इसका सेंटर ट्रिवियल होगा। अच्छा, अगर आप सेंटर फाइंड करना चाहते हैं d4 का, अब 4 क्या है, ये इवन है, तो इसके सेंटर में एक तो e आएगा, एक की पावर हाफ ऑफ दिस नंबर, 4/2 दिस इज 2, तो इसका सेंटर होगा e एंड a स्क्वायर। तो इस तरह आप किसी भी डाइहेड्रल ग्रुप का सेंटर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये तो हो गया शॉर्टकट से, लेकिन अगर आपके पास कोई शॉर्टकट ना हो और आपने सेंटर फाइंड करना हो तो आप उसका मेथड सीख लें। आप जानते हैं कि D3 की एग्जांपल हम दोबारा से लेते हैं। D3 इज इक्वल टू 1a स्क्वायर b a स्क्वायर b। ये, अब आप इसका सेंटर फाइंड करें। सेंटर फाइंड करने के लिए क्या होगा, वो तमाम एलिमेंट जो बाकी तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। आप क्या करेंगे, आप एक एलिमेंट फिक्स करेंगे, जैसे 1 बिलोंग्स टू D3, इससे आप बाकी तमाम एलिमेंट के साथ चेक करेंगे कि ये कम्यूट करता है कि नहीं, एंड वी नो दैट 1 को 1 से करेंगे तो ये इक्वल आएगा, 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 1 एंड अप टू सो ऑन। आइडेंटिटी के बारे में तो आप जानते हैं कि ये हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर लेगा, लिहाजा आप आइडेंटिटी को तो हमेशा आप कह सकते हैं कि ये सेंटर में जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप दूसरा एलिमेंट लें ए, इसे आप चेक करें कि क्या ये ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। ए 1 के साथ कम्यूट कर जाएगा, ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए के साथ भी कम्यूट कर जाएगा, ए अपनी तमाम पावर के साथ कम्यूट कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ए को बी से चेक करते हैं और हम जानते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, ठीक है, और बी ए का इनवर्स क्या है, वो ए स्क्वायर है। ए, इसका मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर, सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। इसका मतलब ए बी से कम्यूट नहीं करता। जब ए बी से कम्यूट नहीं करता, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ए आपका सेंटर ऑफ D3 को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि सेंटर में वो एलिमेंट आता है जो सबके साथ कम्यूट करे, ज्यादा ये तो नहीं होगा। अच्छा, फिर आप ए स्क्वायर को चेक कर लें, ए स्क्वायर बिलोंग्स टू D3, ए स्क्वायर भी 1 ए स्क्वायर इन सब के साथ कम्यूट कर जाएगा। बी के साथ चेक करें, ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू, अब आपको मैंने फार्मूला बताया कि ए स्क्वायर को अगर आपने लेफ्ट से राइट पे लेके जाना हो या राइट से लेफ्ट पे, उसका इनवर्स बन जाता है। अब ए स्क्वायर को बी के बाद लिखना हो तो ए स्क्वायर इस तरफ जाके क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर का इनवर्स, और ए स्क्वायर का इनवर्स ए है, तो ए स्क्वायर बी क्या बन जाएगा, बी ए, बट एंड दिस इज नॉट इक्वल टू बी ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ए स्क्वायर भी बी पे जाके फंस जाएगा, ए स्क्वायर भी बी के साथ कम्यूट नहीं करेगा, सो ए स्क्वायर आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। अच्छा, अब बी पे आ जाए। बी को तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि बी जब ए के साथ कम्यूट नहीं कर रहा बी, तो इसका मतलब बी सेंटर को बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज बी डज नॉट कम्यूट विद ए, ठीक है, लिहाजा ये सेंटर में नहीं जा सकता। सेम इज द रीजन विद ए बी, अगर बी ए से कम्यूट नहीं करता तो ए भी नहीं, तो ए बी भी नहीं करता। क्यों नहीं करता, आप इसको सॉल्व कर लें, ए बी इंटू ए। अब आप जरा इसको देखें, आप ए को, इस ए को आप जरा इधर लेके आए तो ए इधर आके ए का इनवर्स बन जाएगा, वो ए स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर और ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब, तो ये आपके पास सिर्फ बी रह जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू बी एंड दिस इज नॉट इक्वल टू ए इंटू ए बी। कम्यूट करता तो ये होना था ए स्क्वायर बी, इसका मतलब ए बी बिलोंग नहीं, सेम रीजन से ए स्क्वायर बी जो है ये भी बिलोंग नहीं करता। तो आपने देखा कि 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट जो है वो कम्यूट नहीं करेगा। सो सेंटर ऑफ D3 आपने शॉर्टकट से भी देखा है और अब आपने ऐसे भी देख लिया है, वो E के बराबर है। तो इस तरह इस मेथड से आप किसी भी ग्रुप का सेंटर फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप 1 बाय 1 उसके एलिमेंट लेंगे और उसको बाकी तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट कराएंगे, जो कम्यूट कर जाएंगे
वो सेंटर के अंदर चले जाएंगे, वो सेंटर के एलिमेंट बनते जाएंगे। जो कम्यूट नहीं करेंगे वो सेंटर के अंदर नहीं लिखे जाएंगे। तो जो कम्यूट करेंगे उनका जो सेट बनेगा वो सेंटर ऑफ। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ D4। सबसे पहले देखिए कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या होता है। इसे Dn प्राइम के साथ लिखते हैं, एंड दिस इज जनरेटेड बाय ऑल द कम्यूटेटर्स ए बी। और कम्यूटेटर क्या होता है, ये दो एलिमेंट लेके बनाया जाता है। और किस तरह से कि आप ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ए के इनवर्स से, फिर बी के इनवर्स से। ठीक है, फॉर ऑल ए बी इन द ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप डी एन है। ठीक है, तो इन कम्यूटेटर से जो ग्रुप जनरेट होता है वो सब ग्रुप होता है डी एन का, उसे आप डिराइव्ड या कम्यूटेटर सब ग्रुप कहते हैं। पहले मैं आपको इसका शॉर्टकट समझा देता हूँ। आप याद रखें कि डी एन का जो डिराइव्ड सब ग्रुप है वो हमेशा ए स्क्वेयर से जनरेट होता है। ठीक है, ये आप याद रख लें। साल के तौर पे अगर आपने D3 का डिराइव्ड सब ग्रुप फाइंड करना है तो वो क्या होगा, जनरेटेड बाय ए स्क्वेयर। अब D3 में खास बात क्या है, D3 में खास बात ये याद रखनी है कि D3 है तो फिर A3 इज इक्वल टू 1 है। अब ए जनरेटेड बाय ए स्क्वेयर का मतलब है कि यहाँ आप ए स्क्वेयर की पावर लें, ए स्क्वेयर एज इट इज, फिर ए स्क्वेयर का स्क्वेयर लें तो वो A4 बन जाएगा। अब A3 1 है तो A4 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पावर लेंगे तो ए पावर 6, A3 1 है तो A6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि D3 का जो डिराइव्ड सब ग्रुप है वो बनेगा 1 A स्क्वेयर। अच्छा, इसी तरह अगर आप D4 का डिराइव्ड सब ग्रुप फाइंड करना चाहें वो भी इसी तरह जनरेटेड बाय ए स्क्वेयर। लेकिन अब क्या खास बात है, अब खास बात ये है कि अब ए की पावर 4 पे जाके 1 होगी, ये D4 है तो पहले ए स्क्वेयर आ जाएगा, फिर ए स्क्वेयर का जब आप स्क्वेयर लेंगे तो ये A4 आ जाएगा, एंड A4 इज इक्वल टू 1। तो अब D4 का जो डिराइव्ड सब ग्रुप होगा उसमें जस्ट 1 होगा और ए स्क्वेयर होगा। ये इसका डिराइव्ड सब ग्रुप। अब हम देखते हैं कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ D3 जो शॉर्टकट मेथड से हमने निकाला है 1A स्क्वेयर। इसका आप डिटेल्ड सोल्यूशन देखें कि अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डिटेल्ड सोल्यूशन का फायदा ये होता है कि जब आप सॉल्व करके देखते हैं तो आपको वजह पता चलती है कि ऐसा क्यों हुआ है, ए बी और ए स्क्वेयर बी इसके कम्यूटेटर सब ग्रुप में क्यों नहीं आए। ठीक है, तो कम्यूटेटर सब ग्रुप की डेफिनेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिस इज एक्चुअली द ग्रुप जनरेटेड बाय ऑल कम्यूटेटर्स ए बी विच इज इक्वल टू ए बी ए इनवर्स और बी इनवर्स। ठीक है, फॉर ऑल ए बी इन आवर ग्रुप जी, यानी ग्रुप के तमाम एलिमेंट लेके आप ये कम्यूटेटर निकालेंगे। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करें हम ए को 1 ले लेते हैं यहाँ पे। तो अब आपने क्या करना है, 1 फिक्स कर देना है। 1 के कम्यूटेटर बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ फाइंड करते हैं। 1 1 इज इक्वल टू, अब फार्मूला क्या होगा कम्यूटेटर का, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट का इनवर्स सेकंड का इनवर्स। तो 1 1 1 का इनवर्स भी 1 है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आप देखेंगे कि इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब आप याद रख लें अगर तो ये दोनों एलिमेंट आपस में कम्यूट करते होंगे तो आपका आंसर हमेशा आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि ये कम्यूट करके खत्म हो जाएंगे। ए अपने इनवर्स से साथ मिल जाएगा, बी अपने इनवर्स से मिल जाएगा, आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगा। लिहाजा अब 1 सबके साथ कम्यूट करता है। आप देख ले 1 के साथ जो भी एलिमेंट रखेंगे आप, 1 ए, 1 का इनवर्स 1 है, ए का इनवर्स ए स्क्वेयर है, तो ये ए का इनवर्स लिखेंगे ए स्क्वेयर, तो ए इंटू ए स्क्वेयर ए क्यूब हो जाएगा, वो 1 है। तो अब जो एलिमेंट कम्यूट कर जाएगा ना उसका कम्यूटेटर हमेशा 1 आएगा, तो हम उसे बार बार रिपीट नहीं करते। लिहाजा 1 का कम्यूटेटर सबके साथ 1 आएगा। उसके बाद आप कम्यूटेटर चेक करें ए का, उसके बाद आप कम्यूटेटर चेक करें ए का। ए का कम्यूटेटर आप 1 के साथ लें तो ए 1 के साथ कम्यूट हो जाता है, लिहाजा ये आइडेंटिटी आएगा। ए के साथ भी कम्यूट हो जाता है, ये भी आइडेंटिटी आएगा। अच्छा, ए स्क्वेयर से भी कम्यूट हो जाता है, ये भी आइडेंटिटी आएगा। तो ये तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हम फाइंड करेंगे ए का कम्यूटेटर बी के साथ, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ए बी कम्यूटेटर क्या आता है। इसके लिए लिखेंगे ए बी
A इनवर्स B इनवर्स, A एज इट इज, B एज इट इज। A का इनवर्स यहाँ पे A स्क्वायर है, B का इनवर्स यहाँ पे B है, और B A स्क्वायर B किसके बराबर होगा? A स्क्वायर का इनवर्स आ जाएगा। A स्क्वायर का इनवर्स क्या है हमारे पास? बी ए स्क्र बी, ए स्क्र बी के दरमियान आ रहा है, तो यहाँ पे ए स्क्र का इनवर्स आ जाएगा, वो ए है। सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्र। तो ए बी कम्यूटेटर हमारे पास ए स्क्र आ गया। इसी तरह हम ए का कम्यूटेटर फाइंड कर लेंगे ए बी के साथ। दिस इज इक्वल टू ए बी एज इट इज, ए का इनवर्स ए स्क्र, ए बी का इनवर्स ए बी। दिस इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्र, बी ए स्क्र इंटू ए, ये 1 हो जाएगा, और ये बी, बी इंटू बी, बी स्क्र भी 1 हो जाएगा, तो आपके पास ए स्क्र रह जाएगा। इसी तरह ए को आप ए स्क्र बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसका भी आंसर आप देखेंगे कि ए स्क्र आता है। ठीक है, अब आपको मेथड आ गया। ये हो गया ए के साथ। तो आपने देखा कि ए के साथ जब किया आपने, तो आपको मिला ए स्क्र। तो ये जो एलिमेंट आते जा रहे हैं ना, ये आपका कम्यूटेटर बनाएंगे। 1 कम्यूटेटर में चला गया, ए स्क्र कम्यूटेटर में चला गया। अब आप ए स्क्र के साथ बनाएं। ए स्क्र का आप 1 के साथ लेंगे या ए के साथ लेंगे या ए स्क्र के साथ, ये कंप्यूट कर जाएगा, तो आंसर 1 आएगा। लिहाजा आप इसका कम्यूटेटर लें बी के साथ। तो फार्मूला क्या होगा? ए स्क्र एज इट इज, बी एज इट इज। ए स्क्र का इनवर्स वो ए होता है, बी का इनवर्स बी होता है। तो अब क्या बन जाएगा? ये ए बी के दरमियान आ रहा है, लिहाजा इसका जो आंसर है उसमें ए का इनवर्स आ जाएगा, और ए का इनवर्स क्या है? ए स्क्र। तो ये बन जाएगा A4 विच इज इक्वल टू ए, क्योंकि A3 1 हो जाएगा। अच्छा, लिहाजा ठीक इसी तरह जब आप निकालेंगे ए स्क्र का कम्यूटेटर ए बी के साथ, ठीक है, या ए स्क्र बी के साथ, तो आपके पास वहां पे भी ए आ जाएगा। तो लिहाजा ये ए भी आपके कम्यूटेटर में आ गया। ठीक है, इसी तरह अब आप अगर बी का लेते हैं कम्यूटेटर ए के साथ, तो ये आपके पास बी ए बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आ जाएगा बी ए, बी का इनवर्स बी है, ए का इनवर्स ए स्क्र है, और बी ए बी पे जब आप फार्मूला लगाएंगे तो ए का इनवर्स आएगा। ए का इनवर्स क्या है? ए स्क्र इंटू ए स्क्र, दिस इज इक्वल टू A4 विच इज इक्वल टू ए। तो आपके पास दोबारा से ए आ जाएगा। इसी तरह आप ऑल पॉसिबल ऑप्शन ट्राई करें। मिसाल के तौर पे एक मैं और कर देता हूँ, बी का जब आप ए बी के साथ कम्यूटेटर फाइंड करेंगे, यू विल गेट बी एज इट इज, ए बी एज इट इज, बी का इनवर्स बी, ए बी का इनवर्स ए बी। अब आप देखें बी ए बी, ए दरमियान में आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? बल्कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बी बी से मल्टीप्लाई करें, बी स्क्र 1 हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करें, ए स्क्र हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बी ए स्क्र बी। तो इसका आंसर ए स्क्र का इनवर्स आएगा, ए स्क्र का इनवर्स ए है। ये दोबारा से आप देखेंगे कि जितने आप सारे केसेस बेशक ट्राई करें अपनी प्रैक्टिस के लिए, आप ये देखेंगे कि आप जो भी केस लेंगे, जिस तरह भी करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा उसमें आपके पास यही 3 चीजें होंगी। ठीक है, सो द डिराइव्ड सबग्रुप ऑफ D3 विल बी 1a स्क्वायर। ठीक है, ये ऑलरेडी सब ग्रुप है, इसलिए इससे यही जनरेट होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी सब ग्रुप है, आप जानते हैं 1a स्क्वायर। और ये भी मैं यहाँ पे रिमार्क दे देता हूँ कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। डिराइव्ड सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। दूसरी बात, इसका इंडेक्स 2 है, इसलिए भी ये नॉर्मल सब ग्रुप है। इंडेक्स 2 का मतलब है कि इसके अंदर ग्रुप के एलिमेंट से हाफ एलिमेंट है। इंडेक्स होता है ग्रुप के एलिमेंट्स की तादाद ओवर आपके जो सब ग्रुप है उसके एलिमेंट की तादाद। तो ये आपके पास 6/3 is 2। अगर इंडेक्स किसी सब ग्रुप का 2 आ जाए तो वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब हम फाइंड करने लगे हैं किसी भी सबसेट के लिए कोसेट्स। इंडेक्स से क्या मुराद है, नॉर्मलाइजर क्या होता है, और नॉर्मल सब ग्रुप कैसे चेक करते हैं। D3 हमारे पास है 1a स्क्वायर b a स्क्वायर b। ये हम इसका एक सब ग्रुप ले लेते हैं, H इज इक्वल टू 1b। ये, और सबसे पहले हम इसके लेफ्ट और राइट को सेट्स फाइंड करते हैं।
आपको लेफ्ट और राइट को सेट की तादाद का पता होना चाहिए। तादाद किस तरह पता चलती है? आप आर्डर ऑफ द ग्रुप लेते हैं, D3 का आर्डर लेंगे, उसे आप ऑर्डर ऑफ सबसेट या सब ग्रुप पे डिवाइड कर देंगे। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 6, ऑर्डर ऑफ दिस सब ग्रुप इज 2, 6/2 इज 3, लिहाजा आपका जो इंडेक्स होगा वो 3 होगा। ठीक है, और ये इंडेक्स होता क्या है? इट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट को सेट्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, यहां से पता चल जाता है कि आपके पास डिस्टिंक्ट कितने लेफ्ट या राइट को सेट बनेंगे। ठीक है, अब आप आ जाए कि लेफ्ट को सेट या राइट को सेट कैसे फाइंड करते हैं। आप ग्रुप का एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप 1 से स्टार्ट कर लें, 1 बिलोंग्स टू D3, उसे आप लेफ्ट साइड से इस सबसेट के साथ या सब ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1H दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1B। ठीक, अब ये 1 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू B इज B। तो ये आपके पास एक को सेट आ गया 1H। फिर आपने क्या करना है? फिर आपने ए के साथ फाइंड कर लेना है, ए बिलोंग्स टू D3, ए एच क्या होगा? ए अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1B के साथ। ये आपको क्या देगा? ये आपको ए देगा और ए बी देगा। ये आपका दूसरा आ गया को सेट। अच्छा, उसके बाद आपने लेना है ए स्केयर बिलोंग्स टू A3, ए स्केयर एच, ए स्केयर 1B, ये एच है। ए स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ए स्केयर बी। ये आपके पास तीसरा डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट आ गया। अच्छा, फिर आप क्या, अब आप बी के साथ करेंगे, ठीक है, फिर आप ए बी के साथ करेंगे, फिर आप ए स्केयर बी के साथ करेंगे। ठीक है, तो आपने ये हर एलिमेंट के साथ लेफ्ट को सेट फाइंड कर लेना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ अगर आप नहीं भी करते ना तो कोई जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने पहले ही चेक कर लिया है इसके डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट कितने बनेंगे, वो 3 बनेंगे। ठीक है, और ये 3 आपके पास कंप्लीट हो गए हैं। इसका मतलब है अब ये रिपीट ही होने हैं, लेकिन मैं आपको चेक करके देता हूँ। B इंटू एच दिस इज इक्वल टू B इंटू एच, क्या है? 1B। दिस इज इक्वल टू B इंटू 1 इज B एंड B स्क्वायर इज अगेन 1। ठीक है, ये देखें ये रिपीट हो गया है। अच्छा, फिर ए बी को जब आप एच से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इंटू 1B, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ए बी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आएगा, ए बी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी इंटू बी, बी स्केयर, ठीक है, वो 1 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए बी और ए। अच्छा, फिर इसी तरह ए स्केयर बी एच, ए स्केयर बी इंटू 1B, दिस इज इक्वल टू ए स्केयर बी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्केयर बी एज इट इज, ए स्केयर बी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी इंटू बी, बी स्केयर वो खत्म हो जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप देखें ये रिपीट हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जो डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो एक तो है 1 इंटू एच, ठीक है, यानी 1B, एक ये वाला है। दूसरे को आप लिख सकते हैं ए इंटू एच, दूसरा ये हो गया। तीसरे को आप क्या लिख सकते हैं? तीसरे को आप ए स्क्वेयर इंटू एच, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कलेक्शन है ऑल लेफ्ट को सेट्स की। ये 3 आपके पास लेफ्ट को सेट्स आते हैं। नाउ वी फाइंड राइट को सेट। राइट को सेट के लिए क्या होगा? नाउ वी फाइंड राइट को सेट। राइट को सेट के लिए क्या होगा? अगेन आप ग्रुप का एलिमेंट लेंगे D3 से, और अब आप राइट साइड से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका राइट को सेट हो जाएगा 1A इंटू 1। सॉरी, ये B था हमारे पास, अब 1 से मल्टीप्लाई किया 1B ही रहेगा। साथ आप कंपेयर करते जाएं, ये आपके पास लेफ्ट को सेट के बराबर है, यानी जब आपने 1 के साथ लेफ्ट को सेट बनाया था तब भी यही बना था, राइट को सेट बनाया तब भी ये बना है। अच्छा, उसके बाद आप ले लें ए बिलोंग्स टू D3, H इंटू ए, ये बन जाएगा, H की वैल्यू पहले आएगी 1B इंटू ए, ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा A और बी ए किसके बराबर होता है? ए तो शुरू में आना है तो ए स्क्वायर बी के बराबर होता है।
तो ये बन गया बी ए स्केयर बी। ठीक है, लेकिन अगर आप ए इधर लेफ्ट साइड पे ले आते तो ये ए और ए भी बनना था। अब ये क्या बन गया, अब ये ए और ए स्केयर बी बन गया। इसका मतलब है कि दिस इज नॉट इक्वल टू एच ए इंटू एच, लेफ्ट को सेट के, ये अपने लेफ्ट को सेट के इक्वल नहीं है। एच ए इज नॉट इक्वल टू ए एच। तो आप देखें कभी लेफ्ट को सेट राइट को सेट डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगेन विद ए स्केयर, दिस इज d3, now this is h a square 1b a square। अब राइट साइड से ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर और बी ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर किसके बराबर है, ये ए बी के बराबर है। अगेन आप नोट करें दिस इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर के साथ लेफ्ट को सेट के एलिमेंट्स थे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बी, ये जबकि यहाँ ए स्क्वायर और ए बी आ गया। अच्छा, इसी तरह आप बी के लिए फाइंड करेंगे राइट को सेट, h इंटू बी दिस इज इक्वल टू 1b इंटू बी this is equal to b and b square where b square is 1। अब आप देखिए अगर b से आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो b इंटू वन बी और b इंटू बी बी स्केयर वो आपने पहले निकाला है, तो इसका मतलब जैसे सेम एज बी एच, लेफ्ट को सेट और राइट को सेट b के लिए सेम आ गया। अच्छा, इसी तरह आप ए बी के लिए फाइंड कर लें तो ये आ जाएगा h इंटू ए बी दिस इज इक्वल टू 1b into AB, this is equal to AB into BAB। BAB जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा, A का इनवर्स आएगा, वो A स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा, अगर आप AB को जब आपने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया था तो AB और A आया था, जबकि ये मुख्तलिफ है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू ABH। AB के लेफ्ट को सेट कुछ और आया, राइट को सेट कुछ और आया। इसी तरह ए स्क्वेयर बी डी थ्री, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप देखेंगे कि ए स्क्वेयर बी के साथ लेफ्ट को सेट और राइट को सेट सेम नहीं आएगा। ठीक है, हिंट मैंने अपने लिए ये बनाया हुआ था कि अगर ए के साथ लेफ्ट और राइट को सेट सेम नहीं आता तो फिर आगे ए जहां जहां इन्वॉल्व होगा ना वहां भी लेफ्ट और राइट को सेट इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो जस्ट अब आप देखें, ये तो आपने राइट को सेट भी निकाल लिए, लेफ्ट को सेट भी निकाल लिए। अब आप देखें डिस्टेंट कितने हैं, वो 3 ही है, फिर दोबारा रिपीट होंगे बाकी। ठीक है, लेफ्ट नंबर ऑफ लेफ्ट राइट को सेट वो इंडेक्स हो गया, इंडेक्स आपको पता चल गया, वो 3 आ गया। आपको सारे लेफ्ट को सेट भी पता चल गए, आपको सारे राइट को सेट भी पता चल गया। अब आ जाए जरा नॉर्मल सब ग्रुप की तरफ। अब आ जाए नॉर्मलाइजर की तरफ, नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन ए ग्रुप जी। नॉर्मलाइजर क्या होता है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए सब ग्रुप इज इक्वल टू जी इन जी, ग्रुप के वो तमाम एलिमेंट्स का सेट जिनके लिए लेफ्ट को सेट इज इक्वल टू राइट को सेट, ये आ गया नॉर्मलाइजर। ठीक है, याद रहेगी बात। यानी नॉर्मलाइजर किसे कहते हैं, नॉर्मलाइजर उन तमाम एलिमेंट्स का सेट होता है जिनके लिए आपका लेफ्ट को सेट और राइट को सेट सेम आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे गौर करें तो 1 के लिए आपका जो लेफ्ट को सेट था वो राइट को सेट था, वो सेम आ गया था। इसी तरह आगे चल के आपने देखा बी के लिए आपका लेफ्ट को सेट और राइट को सेट सेम आ गया। इसका मतलब है कि अब जब आप नॉर्मलाइजर लिखेंगे अपने सब ग्रुप एच का और जी में, तो आपके पास क्या आएगा, जी आपका यहाँ पे D3 है। ठीक है, आपका नॉर्मलाइजर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जिनके लिए लेफ्ट को सेट इक्वल है राइट को सेट के, यानी आपके पास आएंगे 1 और बी, ये 2 आ जाएंगे। तो ये इस एच का नॉर्मलाइजर कहलाता है। इस तरह हम नॉर्मलाइजर फाइंड करते हैं। तो आपने किसी भी सबसेट का जब नॉर्मलाइजर फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, आप उसके सारे लेफ्ट को सेट लेंगे, फिर आप उसके सारे राइट को सेट लेंगे, फिर आप देखेंगे किन किन एलिमेंट्स के लिए लेफ्ट और राइट को सेट्स वो सेम है, वो नॉर्मलाइजर बन जाएंगे। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं। अगर फर्ज करें आप अपना H1 ये लेते 1a स्क्वायर, इस तरह से, ये आपके लिए मैं एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूं। तो फिर आप जब नॉर्मलाइजर फाइंड करेंगे ना इसका,
नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G, तो क्या होगा? फिर आप देखेंगे कि हर एलिमेंट के साथ लेफ्ट को सेट इक्वल आ जाएगा राइट को सेट के। कोई भी एलिमेंट लेंगे, लेफ्ट को सेट इज सेम एज राइट को सेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि फिर इसके नॉर्मलाइजर में हर एलिमेंट आ जाएगा, यानी इसका जो नॉर्मलाइजर है वो पूरे का पूरा ग्रुप बन जाएगा D3। ऑल लेफ्ट को सेट्स आर सेम एज राइट को सेट। और याद रख लें, ऐसे ही ग्रुप को हम कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। लिहाजा नॉर्मल सब ग्रुप का ताल्लुक भी लेफ्ट और राइट को सेट्स के साथ है। अगर हर एलिमेंट के साथ लेफ्ट और राइट को सेट सेम बने तो उसे हम नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। मिसाल के तौर पे इसको अगर आप देखें, जो आपका सब ग्रुप है 1 और B, ये वाला, तो आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। क्यों क्यों नहीं है नॉर्मल सब ग्रुप? क्योंकि इसके लिए सिर्फ जब आपने 1 लिया है या जब आपने B लिया है तो लेफ्ट को सेट राइट को सेट के इक्वल है। अदरवाइज अब मिसाल के तौर पे A के लिए तो लेफ्ट और राइट को सेट सेम नहीं है, तो ऐसे ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप नहीं कहते। नॉर्मल सब ग्रुप वो सब ग्रुप होता है कि जिसके लिए हर एलिमेंट के साथ आपका लेफ्ट और राइट को सेट सेम आए, तो उसे आप नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। नॉर्मलाइजर एंड सेंट्रलाइजर, मैं आपको दोबारा से डेफिनेशन दे रहा हूं पहले। नॉर्मलाइजर ऑफ ए सबसेट H इन अ ग्रुप G, ये उन तमाम एलिमेंट्स का सेट होता है जिनके लिए लेफ्ट को सेट इज इक्वल टू राइट को सेट, ठीक है, यानी लेफ्ट और राइट को सेट सेम होते हैं। सेंट्रलाइजर क्या होता है? सेंट्रलाइजर ऑफ H इन G, ये उन तमाम एलिमेंट्स का सेट होता है जो H के एलिमेंट्स के साथ कंप्यूट करते हैं। G H इज इक्वल टू एच जी फॉर ऑल H इन G, फॉर ऑल H इन H, इस तरह से। अब दोनों में देखें बुनियादी फर्क है। नॉर्मलाइजर की कंडीशन क्या है? नॉर्मलाइजर की कंडीशन ये है कि जो G है वो H के साथ लेफ्ट को सेट और राइट को सेट सेम बनाए। G H इज इक्वल टू एच जी, यानी G कंप्यूट करता है एक किस्म का पूरे सेट के साथ, सेट के एलिमेंट के साथ नहीं करता। यानी इसमें G H के एलिमेंट के साथ कंप्यूट नहीं कर रहा, जस्ट ये कंडीशन है कि लेफ्ट को सेट और राइट को सेट सेम आए, चाहे एलिमेंट के साथ कंप्यूट ना भी करे। अच्छा, सेंट्रलाइजर ऑफ एच एन जी में क्या हो रहा है? सेंट्रलाइजर ऑफ एच एन जी में कंडीशन ये है कि ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो एच के एलिमेंट के साथ कंप्यूट करें। लेफ्ट राइट को सेट की कंडीशन नहीं है यहाँ पे ये उससे स्ट्रॉन्ग कंडीशन है कि वो जी एच के अंदर हर एलिमेंट से अलग अलग कंप्यूट करे, ठीक है। अब आप इसकी एग्जांपल देख लें। एग्जांपल के लिए हम उसी तरह D3 लेते हैं, 1a स्क्वायर a स्क्वायर b, और हम सब ग्रुप ले लेते हैं 1a स्क्वायर। अब जब आप नॉर्मलाइजर फाइंड करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आप लेफ्ट राइट को सेट लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर पावर्स हैं 1a स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो 1 के साथ लेफ्ट को सेट बनेगा, क्योंकि वो हमेशा h इंटू 1 के बराबर होगा। आइडेंटिटी के साथ हमेशा लेफ्ट राइट को सेट सेम बनते हैं, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा नॉर्मलाइजर में जाता है। अच्छा, इसी तरह आप जब a लेंगे तो क्योंकि ये कम्यूट कर जाता है a, तो a h इज इक्वल टू एच ए, इसमें आप चेक कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a स्केयर के साथ भी बड़ा ट्रिवियल केस है, लेफ्ट राइट को सेट सेम होंगे क्योंकि a स्केयर ने भी कम्यूट कर जाना है। अच्छा, अब देखें जरा, आप जब आप b के साथ लेंगे लेफ्ट को सेट बी एच, तो आप लिखेंगे b इंटू 1a स्केयर, ठीक है। ये आपके पास बनेगा b a और b a स्क्वायर, ठीक है, जिसे आप लिखेंगे b एज इट इज आ जाएगा। b a क्या आ जाएगा? a स्क्वायर b, क्योंकि a जब शुरू में आएगा उसका इनवर्स आ जाएगा। और b a स्क्वायर क्या आ जाएगा? a जब शुरू में आएगा तो ये a b बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब आप एच बी यानी राइट को सेट निकाल लेंगे b के साथ, तो ये 1a स्क्वायर, तो b राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा b स्क्वायर b। तो अब जरा आप देखिएगा कि बी एच और एच बी सेम आया है, इसका मतलब ये है कि बी एच इज इक्वल टू एच बी। तो इसका मतलब है कि जो बी है ये बी,
नॉर्मलाइजर का एलिमेंट है, क्योंकि इसके लिए भी लेफ्ट को सेट इक्वल टू राइट को सेट। ठीक है, मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो H है ये नॉर्मल सब ग्रुप है D3 का। अगर किसी सब ग्रुप में ग्रुप से हाफ एलिमेंट हो तो वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। लिहाजा यहाँ तो आपके पास सारे लेफ्ट को सेट और राइट को सेट सेम आने हैं। ठीक है, लेकिन आप जरा नोट करें, मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर का। ठीक है, अब आप नोट कर लें कि बी एच इज इक्वल टू एच बी, लेफ्ट को सेट बी के साथ और राइट को सेट ये सेम है, लिहाजा बी जो है वो नॉर्मलाइजर के एलिमेंट बन गया है। बी बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी। ठीक है, अच्छा अब जरा आप आ जाएं सेंट्रलाइजर पे। सेंट्रलाइजर में क्या कंडीशन होगी कि वो तमाम एलिमेंट आएंगे जो एच के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब वन वन का हमें ऑलरेडी पता है कि वन तो इसके साथ कम्यूट करेगा ही करेगा। वन आ गया सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी में। अच्छा ए आ गया, ए अपनी पावर के साथ तो कम्यूट करता ही है, लिहाजा ए तो इन तीनों के साथ कम्यूट करेगा। ए आ गया सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन जी में। ए स्केयर भी कम्यूट करेगा, यानी ए की तमाम पावर अपने साथ कम्यूट करेंगी, लिहाजा इसमें कोई शक नहीं, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वन ए स्केयर ये तो आ गया सेंट्रलाइजर में, इसने आना ही था। अच्छा अब जरा आप चेक करें कि यहां तक एक ही वन वन ए और ए स्केयर नॉर्मलाइजर में भी हैं, वन ए और ए स्केयर ये सेंट्रलाइजर में भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बी जो है वो बी के लिए आपने देखा था कि बी का जो लेफ्ट को सेट है वो और राइट को सेट है वो सेम आया था, लिहाजा बी नॉर्मलाइजर में चला गया। अब बी सेंट्रलाइजर में है या नहीं इसे चेक करें। बी सेंट्रलाइजर में कब होगा, जब बी इस एच के तमाम एलिमेंट के साथ अलग अलग कम्यूट करेगा। यानी आप पहले चेक करेंगे बी वन के साथ कम्यूट करता है कि नहीं, तो बी वन के साथ तो सारे ही करते हैं। फिर आप चेक करेंगे बी ए के साथ कम्यूट करता है कि नहीं, तो आप जानते हैं कि बी ए इज इक्वल टू, जब ए शुरू में आएगा तो क्या बन जाएगा, ए स्केयर बी। इसका मतलब है कि बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी के बराबर नहीं है, ये ए स्केयर बी के बराबर है। तो लिहाजा बी बी जो है वो नहीं कम्यूट करता, हम पहले ही जानते हैं बी ए के साथ कम्यूट नहीं करता, लिहाजा बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ एच इन D3, लिहाजा वो सेंट्रलाइजर को बिलोंग नहीं करता। इसी तरह जिसमें भी आ जाएगा वो ऐसे कम्यूट नहीं करेगा। आप देखेंगे कि ए बी भी ए से कम्यूट नहीं करेगा, ए स्केयर बी भी ऑलरेडी हम जानते हैं। तो इस एच के साथ ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कम्यूट करेंगे वो सेंट्रलाइजर बना लेंगे, और कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कम्यूट करते हैं इसके साथ, वन करेगा, ए स्केयर करेगा, बी ए बी और ए स्केयर बी कम्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, लिहाजा इसका जो सेंट्रलाइजर है वो ये है, जबकि इसका जो नॉर्मलाइजर है वो पूरे ग्रुप के बराबर है, क्योंकि क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है और इसके सारे लेफ्ट को सेट राइट को सेट के इक्वल आते हैं, तो इसका नॉर्मलाइजर पूरे ग्रुप के बराबर है, जबकि सेंट्रलाइजर जो है वो सिर्फ वन ए स्केयर है। अब आपको फर्क समझ आ गया होगा नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर का क्या फर्क है। मैं रिपीट कर देता हूँ, नॉर्मलाइजर में ग्रुप के वो एलिमेंट आएंगे जिनके लिए लेफ्ट को सेट और राइट को सेट सेम हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि बी जो है वो इसके साथ कम्यूट तो करता नहीं था, एच के साथ, इस एच के साथ बी कम्यूट तो नहीं करता था, लेकिन जब आपने बी का लेफ्ट को सेट लिया वो राइट को सेट के बराबर था, लिहाजा बी जो है ये नॉर्मलाइजर का एलिमेंट बन गया है। जब आप आएंगे सेंट्रलाइजर पे, सेंट्रलाइजर के एलिमेंट वो एलिमेंट होंगे जो एच के हर एलिमेंट से अलग अलग जाके चेक करना पड़ेगा कम्यूट करते हैं कि नहीं करते। वन ए और ए स्केयर एक ही पावर्स थी तो ये कम्यूट करती थी, लेकिन जब आपने बी को चेक किया तो बी ए ऑलरेडी जानते हैं कि बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी, लिहाजा हमें ये पता चल गया कि बी ए के साथ भी कम्यूट नहीं कर पाएगा और बी स्केयर के साथ ए स्केयर के साथ भी नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह बी ए स्केयर बी इनके साथ कम्प्यूट नहीं कर पाएंगे, तो वो सेंट्रलाइजर के एलिमेंट नहीं बने। ठीक है, तो बी आपको वाजिया कर रहा है कि बी के साथ लेफ्ट को सेट राइट को सेट इक्वल आ गए थे, बी नॉर्मलाइजर का एलिमेंट बन गया था, लेकिन बी क्योंकि इन एलिमेंट से कम्यूट नहीं करता तो बी सेंट्रलाइजर का एलिमेंट नहीं बना। इस तरह से सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। ठीक है, इन दोनों पे मेरा अलग अलग लेक्चर है, नॉर्मलाइजर पे उसकी सारी रिजल्ट्स पे, सेंट्रलाइजर पे उसके सारे रिजल्ट्स पे, उसमें आप मजीद बहुत सारी डिटेल्स आप इसमें से समझ लेंगे।
अब हम फाइंड करते हैं कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ D3, यानी डाइहेड्रल ग्रुप कोई भी लेके आप उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड करते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या होती हैं? उसमें आप कॉन्जुगेट एलिमेंट फाइंड करते हैं। किसी भी एलिमेंट का कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है? कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ ए। और ये कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होते हैं? बी बिलोंग्स टू द ग्रुप जी such that B is equal to GAG inverse for some G in G। ठीक है, अच्छा, किसी भी एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास में उस एलिमेंट के कॉन्जुगेट एलिमेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ए का आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आप ग्रुप से एक एलिमेंट लेंगे, उसे आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा ये ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाएगा। सो बी इज कॉन्जुगेट ऑफ ए। ठीक है, अब आप देखिए जरा, हम कॉन्जुगेट एलिमेंट मिसाल के तौर पे हम वन की कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड करते हैं, कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ वन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वन के सारे कॉन्जुगेट एलिमेंट लेने पड़ेंगे। कॉन्जुगेट एलिमेंट किस तरह होंगे? वन को दरमियान में रखेंगे और ग्रुप का एक एलिमेंट लेंगे, ग्रुप का एलिमेंट भी वन ले लेते हैं। एक तरफ ग्रुप का एलिमेंट रखेंगे, एक तरफ उसका इनवर्स रखेंगे, जस्ट लाइक जी इनवर्स। अब आप ए आपके पास वन है, इधर आपने जी और जी इनवर्स रखा, वन और वन, इसे आप सॉल्व किया, आपके पास वन आंसर आ गया। तो अब ये वाला जो वन है ये कहाँ चला जाएगा? ये कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ वन, कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ वन में चला जाएगा। अब ये वन फिक्स है क्योंकि आप वन की कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड कर रहे हैं। अब आप जी चेंज करें, जी अब आप वन के बाद आप ए को जी रख लें, तो इधर आपने ये वन फिक्स है, इधर ए रखना है, इधर ए का इनवर्स रखना है। ए का इनवर्स क्या है? वो ए स्क्वायर है। इसे सॉल्व कर लें, ए क्यूब बन जाएगा, ए क्यूब वन है, ये सी दोबारा आ गया वन। अब आप क्या करेंगे? अब आप ए स्क्वायर ले लेंगे, ए स्क्वायर, ए फिक्स है, ए स्क्वायर का इनवर्स ए क्यूब वन, दोबारा वन आ गया। अच्छा, फिर आप इसी तरह बी वन, और बी का इनवर्स बी है, बी सेल्फ इनवर्स है, बी स्क्वायर आ जाएगा, वो वन है। फिर आप लेंगे ए बी वन, फिर इधर ए बी का इनवर्स भी ए बी है, ए बी मल्टीप्लाई होगा तो ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का ऑर्डर टू है तो ये वन। फिर आ जाएगा ए स्क्वायर बी वन, ए स्क्वायर बी, तो ये ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ए स्क्वायर बी का ऑर्डर टू है तो ये भी वन। तो ये आपने तमाम एलिमेंट के साथ वन के कॉन्जुगेट एलिमेंट फाइंड किए और वो जस्ट वन आया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ वन में जस्ट आपके पास ये जो आंसर है ना, ये वाले ये आने होते हैं, जस्ट आपके पास वन आएगा। तो एक तो ये बन गई कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ वन। अच्छा, अब आप ये याद रख लें, यहाँ पे एक रिजल्ट भी है कि अगर कोई एलिमेंट सेंटर ऑफ द ग्रुप का एलिमेंट होगा तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लास क्या होगी? वो सिंगलटन होगी, क्योंकि वो कम्यूट कर जाएगा, और जब वो कम्यूट करेगा तो ये एलिमेंट और ये उसका इनवर्स ये इकट्ठे हो जाएंगे। जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे, तो वो एलिमेंट खुद ही रह जाएगा। तो अगर कोई भी एलिमेंट सेंटर का एलिमेंट हो तो वो इटसेल्फ आता है। यही वजह है कि अगर आप किसी बिलियन ग्रुप की कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड कर रहे होते तो हर एलिमेंट क्योंकि कम्यूट करता है, हर एलिमेंट सेंटर का एलिमेंट है, तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस में वन की कॉन्जुगेसी क्लास में वन आ जाएगा, टू की कॉन्जुगेसी क्लास में टू आ जाएगा। तो बिलियन ग्रुप की कॉन्जुगेसी क्लासेस में सिंगलटन एलिमेंट होते हैं, याद रखना है आपने। अच्छा, ये होगी वन की कॉन्जुगेसी क्लास। अब हम कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड करते हैं ए की। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमें उसके लिए हमें ए को फिक्स करना पड़ेगा इस तरह से। पहले आप ये सारे ए लिख लें, ठीक है, इस तरह से। और अब आप क्या करेंगे? अब आप इसको ग्रुप के एलिमेंट्स लेके इधर ग्रुप के एलिमेंट लिखेंगे, इधर उसका इनवर्स लिखेंगे। इधर एलिमेंट लिखा, इधर उसका इनवर्स, ये एलिमेंट लिखा, ये उसका इनवर्स। इसी तरह ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स ले लें यहाँ पे, और इस तरफ उन सब के आप इनवर्स लिख लें और इसको सॉल्व कर लें। पहला ए जब वन से मल्टीप्लाई हुआ तो ए आ गया, इसका मतलब ए का एक कॉन्जुगेट ए है। ठीक है, हर एलिमेंट का आप देखेंगे पहले तो हर एलिमेंट अपना कॉन्जुगेट है। अच्छा, उसके बाद इसका मतलब है कि हर एलिमेंट अपनी कॉन्जुगेसी क्लास में तो जरूर आएगा। उसके बाद आप ये ए की पावर देखें, ए की पावर फोर, वो ए बन जाएगा। ये भी ए की पावर फोर बनेगी, ये भी वन आ जाएगी, ए आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैंने कुछ रूल बताए
कि जब ए बी के दरमियान आएगा तो आंसर में ए का इनवर्स आ जाएगा। ए का इनवर्स क्या है? ए स्केयर, तो ये ए स्केयर आ गया। अच्छा, अब यहाँ इसको जरा सॉल्व करें। ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ये ए स्केयर हो जाएगा, ये ए स्केयर बी। अब दोबारा इस पे रूल लगाएं, बी और बी के दरमियान ए स्केयर आ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए स्केयर का इनवर्स वो ए है, सो आंसर इज ए स्केयर। अच्छा, यहाँ पे फिर ए और ए स्केयर जब मल्टीप्लाई होंगे तो ए क्यूब वो 1 हो जाएगा। इसी तरह बी और बी जब मल्टीप्लाई होंगे तो बी स्केयर वो भी 1 हो जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा? ए स्केयर बी ए क्यूब बी। अब ए क्यूब 1 हो गया तो ये बन जाएगा ए स्केयर और बी बी स्केयर। अब बी का ऑर्डर 2 है तो बी स्केयर भी 1 हो जाएगा, सिर्फ ए स्केयर रह जाएगा। लें जी, अब आप लिखें कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए। और कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए में क्या आएगा? एक तो ए आ जाएगा, ठीक है, आपके जो आंसर आए हैं, आंसर में एक आपके पास ए आया है और दूसरा आपके पास ए स्केयर आया है, सो ए एंड ए स्केयर। तो ए की कॉन्जुगेसी क्लास में ए और ए स्केयर आया है। अब आप देखें, ए कम्प्यूट नहीं करता था, ए सेंटर का एलिमेंट नहीं था। अगर ए सेंटर का एलिमेंट होता तो इसमें सिर्फ ए आना था। तो अब कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड ए स्केयर। अच्छा, अब कॉन्जुगेसी क्लास की प्रॉपर्टी ये है कि ये या तो इक्वल एक सेम होती हैं या ये डिसजॉइंट होती हैं। अब देखें, जब आप कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए स्केयर निकालेंगे तो उसमें ए स्केयर ने तो आना ही आना है। अब एक एलिमेंट जब एक कॉमन आ जाता है तो फिर वो सेम हो जाती है। फिर आप याद रखें कि ए स्केयर की कॉन्जुगेसी क्लास में ए और ए स्केयर ही आएगा। यानी अब आपके लिए काम आसान हो गया ना। अगर आप ए की कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड करते हैं और उसमें 2 या 3 एलिमेंट आ जाते हैं तो दूसरे एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास आपको फाइंड नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो सेम आ जाएगी। सो कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए ए ए स्केयर, तो फिर कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए स्केयर भी आपके पास ए और ए स्केयर आ जाए। ठीक है, अब हम इसका मतलब है ए स्केयर की कॉन्जुगेसी क्लास निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बी की कॉन्जुगेसी क्लास निकालेंगे। उसके लिए हम बी लेंगे और उसे हम बाकी तमाम एलिमेंट्स और उनके इनवर्सेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले 1 के साथ 1 और 1 का इनवर्स, फिर ए का इनवर्स, ए स्क्वेयर का इनवर्स, फिर बी एंड इनवर्स ऑफ बी, फिर आ जाएगा ए बी इनवर्स, और फिर ए स्क्वेयर बी एंड ए स्क्वेयर बी इनवर्स। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपके पास बी आ जाएगा, मैंने आपको बताया हर एलिमेंट का एक कॉन्जुगेट वो खुद है। उसके बाद आ जाएगा ए, और बी ए स्केयर को क्या लिखेंगे? ए स्केयर इधर आएगा तो ए का इनवर्स, ए स्केयर का इनवर्स ए है, ये बन जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे ए स्केयर बी। ले आपका एक और काम हो गया कि जब बी की कॉन्जुगेसी क्लास आएगी तो ए स्केयर बी भी उसमें आ जाएगा, और अगर ए स्केयर बी उसमें आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ए स्केयर बी की कॉन्जुगेसी क्लास भी वही है जो बी की है। अच्छा, नेक्स्ट ए स्केयर। अब बी ए किसके बराबर है? ये ए जब इधर आएगा तो ए स्केयर बन जाएगा, ए स्केयर बी, और ये ए फोर भी बन जाएगा। ए फोर क्या है? ए बी। चले, ये भी आपको फायदा हो गया कि ए बी जो है ये भी का कॉन्जुगेट आ गया है। इसका मतलब है कि कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ बी में ए बी भी आ जाएगा, लिहाजा आपको ए बी की कॉन्जुगेसी क्लास भी नहीं निकालनी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट ये बी क्यूब है, बी इंटू बी, बी स्केयर खत्म हो जाएगा, खाली बी रह जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसे सॉल्व कर लें, बी इंटू बी, ये बी स्केयर खत्म हो जाएगा, बी स्केयर 1 है। ए इंटू ए, ये ए स्केयर हो जाएगा तो ए स्केयर बी आ जाएगा। अच्छा, अगेन इसी तरह बी इंटू बी स्केयर खत्म हो जाएगा, ए स्केयर ए फोर ए बनता है, ए बी आ जाएगा। ले, अब अगर आप कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ बी देखेंगे, उसमें आपके पास बी आ गया है, उसमें आपके पास ए स्केयर बी आ गया है, उसमें आपके पास ए बी आ गया है। सो कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ बी जो है वो ये आ गई है। अब क्योंकि इसमें ए बी और ए स्केयर बी भी आ रहा है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए बी भी यही है और कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए स्केयर बी भी यही है। आप चाहें तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इसका आंसर सेम आएगा। अच्छा, चलें अब हमसे हम आंसर लिख लेते हैं। सो कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ डी थ्री, आपने कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ 1 फाइंड कर ली, उसके अंदर जस्ट 1 है। और ये हमेशा होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्योंकि सेंटर का एलिमेंट होता है, इसकी कॉन्जुगेसी क्लास हमेशा सिंगलटन होगी। उसके बाद आपने कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए फाइंड की, उसमें आपके पास ए आ गया और ए स्केयर आ गया। ठीक है,
फिर आपने कहा कि कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए स्क्वायर बी यही है। फिर आपने कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ बी फाइंड किया, तो वो आपके पास बी आ गया, ए बी आ गया और ए स्क्वायर बी आ गया। ठीक है, फिर आपने कहा कि कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए बी भी यही है और कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए स्क्वायर बी भी यही है, क्योंकि इसके अंदर ए बी भी आ गया और ए स्क्वायर बी भी आ गया। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कॉन्जुगेसी क्लासेस या तो डिस्टिंक्ट होती है और अगर एक एलिमेंट भी दूसरे में आ जाए तो वो सेम हो जाती है। ठीक है, लिहाजा आपको ये आपके पास D3 की कॉन्जुगेसी क्लासेस है, आप D4 D5 की भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गई क्लास इक्वेशन। क्लास इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, जो डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेसी क्लासेस होती है ना, वो ग्रुप की पार्टीशन बनाती है। आपके पास ग्रुप है D3, ठीक है, आपकी जो कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं वो डिफरेंट हैं, वो एक C1 है, एक CA है और एक CB है। अब आप देख सकते हैं कि इन डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेसी क्लासेस का अगर आप यूनियन लें तो ये आपके पास पूरा ग्रुप बन जाता है। यानी आपका जो ग्रुप के एलिमेंट हैं वो डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेसी क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ वन इसमें वन आ गया, कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए में ए और ए स्क्वायर आ गया और कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ बी जो है इसके अंदर बी ए बी और ए स्क्वायर बी आ गया। आप दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि किसी भी ग्रुप की जो डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेसी क्लासेस होती हैं वो हमेशा उस ग्रुप की पार्टीशन डिफाइन करती है। ठीक है, अब आ जाए क्लास इक्वेशन क्या होती है। क्लास इक्वेशन ये होती है कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप is equal to the sum of orders of the distinct conjugacy classes, and this is very obvious क्योंकि ये इसकी पार्टीशन डिफाइन करते हैं, तो लिहाजा इनके जो एलिमेंट की तादाद है वो जब आप काउंट करेंगे तो वो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बराबर हो जाए। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, 6 है। अब आप काउंट कर लें 1 और ये 2 + 1 3, यानी ये 1 है, ये इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, तो बन जाएगा 6 = 1 + 2 + 3, सो दिस इज = 6। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्जुगेसी क्लासेस और क्लास इक्वेशन आ गई है।